बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को इन्वेंट करने वाले फिजिसिस्ट का नाम है चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने ये इंतहाई सिंपल, जो कि 3 रजिस्टर्स और चौथी जो होती है वो अननोन रजिस्टर, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, इसको डेवलप किया। जैसा कि आप यहाँ सर्किट में देख सकते हैं कि सर्किट समझाने के लिए 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 जो हैं उन्हें एक मैश की शक्ल में, एक लूप की शक्ल में जो है वो कनेक्ट किया गया है। फिर ये पॉइंट A, B, C, D, पॉइंट A और B के दरमियान थ्रू अ स्विच एक बैटरी अटैच की गई है, और जो पॉइंट B और D हैं इनके दरमियान में एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो है उसको कनेक्ट किया गया है। अब हम बुनियादी तौर पे ये सर्किट, ये डिवाइस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं। एक लूप ये है A, D, B, A। दूसरा लूप हमारे पास बन रहा है D, C, B, D। और तीसरा लूप जो हमारे पास बन रहा है वो है A, C, D, A। ये 3 लूप हैं। हम इसमें एज्यूम करते हैं कि ये जो पहला लूप है इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, जो दूसरा लूप है इसमें करंट I2 फ्लो करता है, और ये जो तीसरा लूप है इसमें करंट जो है वो I3 जो है वो करता है फ्लो। देखिए यहाँ पर हमने तीनों करंट्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है। चाहे तो आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जब आपने एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली है तो असूली तौर पे आपको बाकी लूप्स पे में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो एज्यूम करनी चाहिए। अगर वहाँ पर एक्चुअल करंट इसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है वो उलट कर ली है, वो अपोजिट कर ली है, आप इसको चेंज कर लें। बहरहाल सरेदस्त व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये सपोज करेंगे कि तीनों लूप्स में जो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो है। जब हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। चलिए सबसे पहले हम ये जो लूप है B, A, D, B इसको लेते हैं। इसमें देखते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि B से हम स्टार्ट लेते हैं, करंट यहाँ से B से A की तरफ आया, तो आप देख रहे हैं कि इस लूप में सिर्फ करंट I1 है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ओहम के लॉ के मुताबिक I1 R1 होगा। और जैसा कि मैंने कहा था पहले भी आपको, जब किरचॉफ सेकंड रूल समझाया था कि जब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और जैसा कि ये कन्वेंशनल करंट हमने एज्यूम किया है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है -I1 R1 जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से आप A से D की तरफ आइए, तो यहाँ से करंट I1 ऐसे गुजर रहा है, जबकि जो I3 करंट है वो ऐसे गुजरेगा। तो इस रजिस्टर में करंट का डिफरेंस होगा I1 - I3, और हम क्योंकि A से D की तरफ आ रहे हैं इसलिए पहले हम I1 लेंगे और बाद में हम I3 लेंगे। तो जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है वो हम एज्यूम करेंगे कि I1 - I3। और फिर वही पुरानी बात कि करंट जो है कन्वेंशनल वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओहम लॉ से वो होगा I1 - I3 इंटू R3। तो देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा है यहाँ पे कि I1 - I3 और R3 जो लिखा है साथ माइनस का साइन लगाया है। ये करंट I1 यहाँ से पॉइंट D से B की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन ये जो गैल्वानोमीटर है ये ना सिर्फ इस लूप का हिस्सा है बल्कि इस दूसरे लूप का हिस्सा भी है। इसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो फ्राम पॉइंट B टू D वो फ्लो करेगा I2।
तो यहाँ पर जो नेट करंट फ्लो कर रहा होगा वो I1 माइनस I2 होगा, जो फ्लो करेगा D से B की तरफ। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg है, तो यहाँ फ्लो करने वाला करंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो होगा I1 माइनस I2 इंटू Rg, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है I1 माइनस I2 और Rg। और क्योंकि करंट फिर वही पुरानी बात, कन्वेंशनल करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। वैसे पेपर में लिखने के लिए इस बात जहन में बिठा लें कि आपने तमाम के साथ माइनस का साइन जो है वो लगा रहा है। तो आप बी पॉइंट से चले, दोबारा आप फिर बी पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो जो टोटल चेंजेस हैं वोल्टेज की या पोटेंशियल की अक्रॉस अ क्लोज लूप, उसका सम हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे कि ये ज़ीरो के बराबर है। इसी तरह से अब इस दूसरे लूप पे आ जाइए। हम यहाँ से ये लूप ले लेते हैं C B D C। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये रजिस्टर इसी लूप का हिस्सा है जिसके अंदर करंट I2 है। तो इस करंट I2 की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो होगा I2 और R2 होगा। फिर वही पुरानी बात कि कन्वेंशनल करंट है जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो हम इस पोटेंशियल को यहाँ पे लिखेंगे क्या, I2 R2 और साथ माइनस का साइन लगा देंगे। और जब ये यहाँ से करंट B से, जब हम B से D की तरफ आएंगे तो I2 करंट इधर आ रहा है जबकि I1 करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का डिफरेंस होगा I2 माइनस I1। और हम B से किधर आ रहे हैं जनाब, D की तरफ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I2 माइनस I1 इंटू Rg। और फिर हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव का जो साइन है वो इसके साथ लगेगा, I2 माइनस I1 इंटू Rg आ गया। फिर जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये रजिस्टर इस लूप का हिस्सा भी है और इसका भी है। इसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा I2 और इस लूप की वजह से यहाँ पर करंट करेगा I3। तो जो नेट करंट होगा वो I2 माइनस I3 होगा। जब हम मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट D टू C, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की चेंज आएगी ओहम लॉ के मुताबिक वो होगी I2 माइनस I3 इंटू R4, I2 माइनस I3 इंटू R4 ये आएगी। इस तरह से हमें दो एक्वेशंस जो हैं वो हासिल हो गई। हम यहाँ पर R1, R2 और R3 इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होने का मतलब है कि पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और गैल्वानोमीटर में किसी किस्म का कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज जो है ये बैलेंस हो गया। ब्रिज उस वक्त कहा जाता है कि बैलेंस्ड है जिस वक्त गैल्वानोमीटर में से करंट ज़ीरो हो, यानी कि गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब ब्रिज जो है वो क्या हो गया है, वो बैलेंस्ड हो गया है। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि I1 माइनस I2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या आप कह सकते हैं कि I1 इज़ इक्वल टू I2 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इसके साथ चलें कंडीशन के, तो आपको पता चलेगा कि ये टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी। इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस I1 R1 इज़ इक्वल टू, इस टर्म को हम इधर ले गए क्या, I1 माइनस I3 और R3 जो है वो बचा। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उसमें ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा I2 R2 इज़ इक्वल टू I2 माइनस I3। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये कहा है कि I1 और I2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब जहाँ पे यहाँ पे I2 और I2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम I1 लिख सकते हैं। इस तरह हमें हासिल होगा माइनस I1 R1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर I2 की जगह पे I1 लगा देंगे, माइनस R3 इंटू R4 आपके पास आ जाएगा। हम इस एक्वेशन और इस एक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे इस एक्वेशन से, तो आप देखेंगे कि माइनस I1 से I1 कट जाएगा, और I1 माइनस I3 से I1 माइनस I3 कट जाएगा, और हमारे पास आ गया R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। याद रखिए कि ये एक्वेशन उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब हमारा सर्किट या जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होने का मतलब है कि गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो हम इस इक्वेशन के पहुंचते हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने किसी रजिस्टर की
रेजिस्टेंस को डिटरमिन करना है जो कि अननोन है, तो हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टर को ये जो फोर्थ आर्म है इसमें लगा देते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि जो फोर्थ आर्म में हमने रजिस्टर लगाया है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो x है। फिर इसके बाद R1, R2, R3 की वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं कि R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर x को इधर ले जाइए और इन्हें इधर ले आइए, तो आपके पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू R3 जो है वो आपके पास आएगा। अब ये जो R1, R2 और R3 है, ये रजिस्टर्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को हमने ख़ुद एडजस्ट किया होता है, जो हमें पहले से मालूम होती हैं। यहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और इस तरह से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम डिटरमिन